जय हिंद आप सभी को। आज एडिटोरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 देखेंगे। अगर आप इसके पहले का सेट अगर नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिए, इसका स्पेशल प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं। तो जो भी आपका सेट मिस हो गया तो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा डाला गया है। तो एक भी सेट आप मिस मत कीजिए, जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। सब सब जो है सेट प्ले लिस्ट बनाकर डाल दिए हैं। आज हम सेट नंबर 25 और सेट नंबर 26 दोनों सेट देखेंगे। तो सेट नंबर आज 25 26 दोनों सेट एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सेट नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखिए और ज़रूर बताइए कि हाँ वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा। ज़रूर कमेंट कीजिए लास्ट में। अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF प्राप्त करने के लिए और इसका टेस्ट देने के लिए, तो लास्ट में वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि हाँ कैसे टेस्ट देना है और कैसे इसका PDF मिलेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सेट नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं। और आपको आंसर पता है तो आंसर जरूर दीजिएगा। लास्ट में बताइए कि हाँ कौन सा आंसर कितना हमको मार्क आया है और कौन कौन आंसर हमको पता था, क्वेश्चन का आंसर पता था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं, और सेट नंबर 25 26 दोनों देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, और टेस्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि टेस्ट देने से ना कन्फ्यूजन आपका दूर होगा। जितना टेस्ट दीजिएगा, जितना आपकी आंखों से क्वेश्चन पार होगा ना, उतना आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। तो टेस्ट जरूर लगाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किस देश में आल्पस पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से किस देश में आल्पस पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में आल्पस पर्वत का विस्तार नहीं है, लेकिन जर्मनी में है, फ्रांस में है, ऑस्ट्रिया में है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोल रहा है, निम्नलिखित में समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है, कितना डेसिबल। बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। तो कौन सा डेसिबल, कितना डेसिबल करता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 100 डेसिबल प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की संरचना समानता किस प्रक्रिया द्वारा होती है। मिट्टी की रचना समानता किस प्रक्रिया द्वारा होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निक्षेपण के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भावनगर सूरत के मध्य स्थित है खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है। तो भावनगर सूरत के मध्य खंभात की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट है, सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकोबार है, निकोबार। नेक्स्ट है, बादल किस मंडल में अपरिवर्तित होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 9 का, बादल किस मंडल में अपरिवर्तित होता है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में अपरिवर्तित होता है। नेक्स्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिरवानी समिति ने किया था। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए 11 का आंसर क्या होगा। आंसर जरूर बताइए। अब मेरा जो है ना पूरा फोकस आप क्वेश्चन पेपर पर रखिए कि हाँ हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कौन सा आंसर हमको देना है और क्या हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सारा फोकस आप वीडियो के वॉइस और वीडियो के सामने रखिए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। तो 11 का क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, मार्शल है, मार्शल। अभी हाल ही में पता है कि बिहार पुलिस एग्जाम का डेट आ गया है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कन्फ्यूजन दूर होगा, क्योंकि जीके बहुत कन्फ्यूजन का चीज़ है। जितना पढ़िएगा उतना ज़्यादा ही कन्फ्यूजन होगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन, जितना बार वीडियो देखिए, अगर नहीं याद होता 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, जरूर याद होगा। इसका PDF भी हम ग्रुप में डाल देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से। तो हम लास्ट में बताएंगे कि आपको कैसे ग्रुप ज्वाइन करना और कैसे टेस्ट देना है, क्योंकि टेस्ट देने से ही आपको कन्फ्यूजन दूर होगा। जितना आप टेस्ट लगाइएगा उतना आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। अभी हाल ही में पता है इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के बाद सारा एग्जाम आप फटाफट ले लेगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए।
क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, बोल रहा है कि 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियाँ थी। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 29 किया गया है। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, तो इसका 15 का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो चलिए आप मिलाते हैं। तो यार ये इसमें विदेशी भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत है और देश है, कौन सा स्रोत किस देश से लिया गया है। तो याद रखिएगा वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो वित्तीय आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। यहाँ पे अमेरिका नहीं जर्मनी होगा। वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया, याद रखिएगा वित्तीय आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, बिल्कुल सही है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया आयरलैंड से। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया, वित्तीय आपातकाल जर्मनी से लिया गया, राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया एक कनाडा से लिया गया, और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिए अच्छे से वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद होगा, इसका 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 46 है। अनुच्छेद क्या है, 46। और अगर अनुच्छेद 29 का बात करेगा तो क्या होगा अनुच्छेद 29 में, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। और अनुच्छेद 30 का बात करेगा तो क्या होगा, शिक्षा संस्थानों का कार्य का स्थापना है। अनुच्छेद 30 में क्या है, तो शिक्षा संस्थानों का स्थापना है, याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन था क्या, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया, तो अनुच्छेद 46 होगा। अनुच्छेद क्या होगा, तो 46 होगा, अनुच्छेद 46, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, 17 का आंसर क्या होगा। बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है संघ सूची में शामिल नहीं है, लेकिन डाक एवं तार संघ सूची का विषय है, टेलीफोन संघ सूची का विषय है, जल परिवहन ये भी संघ सूची का विषय है। तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग किस सूची का विषय है, राष्ट्रीय जलमार्ग समवर्ती सूची का विषय, याद रखिएगा ये है समवर्ती सूची का। तो क्वेश्चन बोल रहा था कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है, सर राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं, ये समवर्ती सूची का है, लेकिन डाक एवं तार संघ सूची का है, टेलीफोन संघ सूची का है, जल परिवहन संघ सूची का है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि लोकलेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। लोकलेखा समिति के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों को विधानसभाओं के सदस्यों की राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है, तो कौन सा संविधान संशोधन होगा, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17वां संविधान संशोधन अधिनियम, याद रखिएगा। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, तो याद रखिए ये हुआ था 1992 में। ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। और 61वां संविधान संशोधन का बात करें कब हुआ, तो 1989 में। तो पता ही है 18 से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था वोट डालने का। ये क्या, ये है 61वां 1989, याद रखिए 1989। अगर 42वां का बात करें कब हुआ था, 42वां हुआ था 1991 में, 42वां हुआ था 1976 में, सॉरी 42वां हुआ था 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये हुआ था 69वां हुआ था 1991 में हुआ था, ये 1991 में हुआ था 69वां संविधान संशोधन 1991। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया।
क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के साथ किया गया था, याद रखिएगा। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम का बात करेगा तो कब हुआ था? ये हुआ था 2014 में, याद रखिए। ये हुआ था 2014 में, ये हुआ था 2014 में, याद रखिएगा। अगर 98वां संविधान संशोधन अधिनियम का बात करें तो ये कब हुआ था? 2012 में हुआ था, 98वां 2012 में हुआ था। अगर 100वां का बात करें, 100वां कब हुआ था? 100वां था 2015 में हुआ था, 2015 में 100वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, 2015 में। और अगर 97 का बात करें, 97 कब हुआ था? 2011 में हुआ था, 97 2011 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि गंधार कला शैली निम्न में से किसका संश्लेषण है? इसका आंसर क्या होगा? गंधार कला शैली में निम्न में से किसका संश्लेषण है? तो 21 का राइट आंसर होगा, याद है गंधार कला शैली निम्न में से किसका संश्लेषण? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय तथा यूनान कला का है। गंधार कला शैली में निम्न में से किसका संश्लेषण है? भारतीय तथा यूनान कला का है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बोल रहा है कि भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसोंग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसोंग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया था? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें मिलान कीजिए। वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद सूची 1 में वेद दिया हुआ है और सूची 2 में ब्राह्मण ग्रंथ दिया हुआ है, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऋग्वेद में क्या होगा? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो कौशितकी है। ऋग्वेद का क्या है? कौशितकी। और यजुर्वेद का क्या है? यजुर्वेद का शतपथ है, यजुर्वेद का शतपथ। सामवेद में क्या है? सामवेद का पंचवीस है। और अर्थवेद का क्या है? गोपद। तो ऋग्वेद का कौशितकी, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का पंचवीस, अर्थवेद का गोपद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतमी बल्लभ श्री से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु रामदास ने किया था, गुरु रामदास। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु रामदास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तुगलक काल में हुआ था, तुगलक। तो याद रखिएगा ना कि क्वेश्चन बोल रहा था कि किस निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो तुगलक था, तुगलक। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा, अमीर खुसरो निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। क्या होगा? खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है? क्वेश्चन 28 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उर्दू में छापा नहीं जाता था लेकिन अंग्रेजी में छापा जाता था, गुजराती में, तमिल में। अंग्रेजी, गुजराती, तमिल में जो इंडियन ओपिनियन पत्र छापा जाता था, लेकिन उर्दू में छापा नहीं जाता था। और द इंडियन ओपिनियन की जो है ना, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। ये इसका स्थापना हुआ था 1904 में, याद रखिए 1904 में हुआ था, महात्मा गांधी की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर आइए 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन मोहन सिंह ने सुझाया था। क्वेश्चन नंबर है 31, इसमें है मिलान कीजिए। इसमें सूची 1, सूची 2 है, इसमें आविष्कार है, एक आविष्कारक है। कौन सा आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा कि 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा रक्त परिवर्तन का आविष्कार किसने किया था? रक्त परिवर्तन, इसका आविष्कार किया था कार्ल लैंडस्टीनर किया था। रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर। गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार किसने किया था? पिनकस किया था। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस किया था आविष्कार। और बैक्टीरिया की खोज किसने किया? बैक्टीरिया की खोज किया था ल्यूवेनहॉफ। और होम्योपैथिक आविष्कार किसने किया था? होम्योपैथिक आविष्कार हैनीमैन ने किया था। तो याद रखिएगा कि रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर, गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस, बैक्टीरिया ल्यूवेनहॉफ, होम्योपैथी का हैनीमैन आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होता है?
बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है फंगस मतलब फफूंद के कारण होती है, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथलीट फुट होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई का फिलोक्विनोन नहीं होता है। विटामिन ई का होता है, विटामिन ई का क्या होता है, तो विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। और फिलोक्विनोन किसका होता है, विटामिन के का होता है, याद रखिए विटामिन के का फिलोक्विनोन होता है। और विटामिन B1 रेटिनॉल, विटामिन B7 बायोटीन, और विटामिन B5 पेंटोथोनिक अम्ल होता है। तैयार रखिए विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B7 बायोटीन, और विटामिन ई तो टेकोफेरॉल होता है। अब फिलोक्विनोन किसका होता है, विटामिन के का होता है फिलोक्विनोन, और विटामिन B5 का पेंटोथोनिक अम्ल होता है। इसलिए विटामिन ऑप्शन नंबर सी जो है ना गलत है, विटामिन ए का फिलोक्विनोन नहीं होगा, विटामिन के का होगा फिलोक्विनोन। और विटामिन ई का क्या होगा, टेकोफेरॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए, बोल रहा है कि प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 अमीनो अम्ल से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 35, ब्रिक मतलब किडनी, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीन है, ऑक्सीन। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मटर में मांस रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, मटर में मांस रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज की कमी से मटर में मांस रोग होता है। मैग्नीज की कमी से मटर में क्या होता है, तो मांस रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बोल रहा है गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडॉन है, रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 39 है कि टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग करते हैं, तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय कांच का प्रयोग करते हैं। कौन सा कांच का, प्रकाशीय कांच का प्रयोग करते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है, कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है, तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, कांसा में कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है, मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है, तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकेल का अयस्क है, निकेल का। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है कैसा, मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है, तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है, तो गुलाबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, इसमें है मिलान कीजिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। तो कार्बोरेटर का क्या किसने किया था आविष्कार, कार्बोरेटर का, इसका 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कार्बोरेटर का आविष्कार किया था जी डेमलर ने किया था कार्बोरेटर का आविष्कार। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था, माइकल फेराडे ने किया था डायनेमो का आविष्कार। और नायलॉन का आविष्कार किसने किया था, नायलॉन का डॉक्टर वालेस कैरायर्स ने किया था। नायलॉन का आविष्कार डॉक्टर वालेस कैरायर्स ने किया था। स्टील का आविष्कार किसने किया था, स्टील का आविष्कार किया था हेनरी लेसेमर ने किया था, लेसेमर। तो कार्बोरेटर का जी डेमलर, नायलॉन का डॉक्टर वालेस कैरायर्स, और स्टील का आविष्कार किसने किया, हेनरी लेसेमर। और कार्बोरेटर का आविष्कार किया था जी डेमलर, और डायनेमो का आविष्कार किया था माइकल फेराडे किया था। तो कार्बोरेटर का आविष्कार जी डेमलर, डायनेमो का माइकल फेराडे, नायलॉन का डॉक्टर वालेस कैरायर्स, स्टील का हेनरी लेसेमर ने किया था। क्वेश्चन नंबर आइए 44 पे, बोल रहा है कि निम्न में से किस दो राशियां का SI मात्रक समान है, निम्न में से किस दो राशि का SI मात्रक समान है, तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य तथा ऊर्जा। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुआ था, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुआ था, 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2008 में इसमें हुआ था। नेक्स्ट है ताप बढ़ाने पे चालक की चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है, ताप अगर बढ़ाएंगे तो चालक की चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। अगर ताप बढ़ाएंगे चालक की चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घटेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगा, तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम में होता है। क्वेश्चन 48 है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है,
कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो 48 का राइट आंसर का ऑप्शन है अल्फा किरण जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, लेकिन एक किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग है, गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग है, परावैरणिक किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो अल्फा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, लेकिन एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग है, गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग है, परावैरणिक किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्वेश्चन नंबर 49 पे, क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ था? 1953 में हुआ था संगीत नाटक अकादमी का स्थापना। ललित कला अकादमी का स्थापना कब हुआ था? 1954 में स्थापना हुआ था ललित कला अकादमी का। अब भारतीय प्रदत्त सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था भारतीय प्रदत्त सर्वेक्षण विभाग का। तो संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953, ललित कला अकादमी का स्थापना 1954 और भारतीय प्रदत्त सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से है, फुटबॉल से। अब आइए समझिए तथ्य पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया रहता है लास्ट में, सेट के जस्ट लास्ट में दिया रहता है। तो आइए देखते हैं, उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे साहे बेखबर के नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह को, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे साहे बेखबर के नाम से जानते थे? बहादुर शाह को। लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था? जहांदर शाह को। लंपट मूर्ख किसको बोलते थे? जहांदर शाह को। घृणित कायर किसको बोला जाता था? घृणित कायर फर्रुख शेर को घृणित कायर कहा जाता था। और रंगीला बादशाह किसको? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह। तो लंपट मूर्ख जहांदर शाह, घृणित कायर फर्रुख शेर, रंगीला बादशाह तो मोहम्मद शाह। आगे बोल रहा है कि मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? तो सैयद बंधु हुसैन अली खां अब्दुल्ला खां। आगे बोल रहा है कि नादिर शाह ने दिल्ली पे आक्रमण किया था। नादिर शाह ने दिल्ली पे आक्रमण किया था 1739 में, मोहम्मद शाह के समय किया था नादिर शाह दिल्ली पे आक्रमण। आगे बोल रहा है कि मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह को ना रंगीला बादशाह बोलते थे, याद रखिएगा। तो मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था 8 बार, याद रखिएगा। तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 8 बार आक्रमण किया था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर का निर्वाचित किया गया था रंगून में। क्या रखिएगा? 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वाचित किया गया था। कहाँ? तो रंगून में किया गया था। तो सेट नंबर 25 कंप्लीट हो गया। अब आइए सेट नंबर 26 देखते हैं। सेट नंबर 26 इसी सेट में कंप्लीट कर लेते हैं, दोनों सेट। आज दोनों सेट का टेस्ट होगा, 25 का होगा, 26 का होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिया हुआ है। उत्तरकालीन मुगल शासक दिया हुआ है, इसमें कौन सा शासक का कब से कब तक टाइम पीरियड था, मतलब काल था, शासन काल। तो बहादुर शाह का था 1707 से 1712 था। बहादुर शाह का 1707 से 12, और जहांदर शाह का था 1712-1713 था। और फर्रुख शेर का कितना था? 1713 से 1719 था। और मोहम्मद शाह का था 1719 से 1748 तक था मोहम्मद शाह का। और अहमद शाह का शासनकाल था 1748 से 1754 तक था। अहमद शाह का 1748 से 1754। आलमगीर द्वितीय का था 1754 से 1759 था। आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759। और शाह आलम द्वितीय का था 1759 से 1806 था, शाह आलम द्वितीय का। और शाह आलम द्वितीय का ही सबसे अधिक समय का शासनकाल था। शाह आलम द्वितीय का सबसे अधिक बोलेगा तो इसी का था। शाह आलम द्वितीय का सबसे अधिक समय शासन किया था। अकबर द्वितीय का टाइम कितना था टाइम पीरियड? तो 1806 से 1837 था। अकबर द्वितीय का जो शासनकाल था 1806 से 1837 था। अब बहादुर शाह जफर का कितना था? बहादुर शाह जफर का 1837 से 1857 था। तो बहादुर शाह का जफर का 1837 से 1857। तो सेट नंबर 25 कंप्लीट हो गया। अब आइए सेट नंबर 26 देखते हैं। हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर है 26 को इसी सेट में कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो एक राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, झील है। झील क्या है? झील है उदाहरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषी घटक कौन होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? तो 2 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, पादप होते हैं, पादप। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है परावैरणिक किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? परावैरणिक किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्वचा का कारण बनती है, त्वचा का। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो 4 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, CO नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, लेकिन CO2 है, O3 ओजोन है, N2O है, CO नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में के लिए सर्वोत्तम है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सौर सेल है, सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैव ईंधन के संबंध में
जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये सही नहीं, सत्य नहीं है। लेकिन जैव ईंधन मक्का से बनता है, सही है। जैव ईंधन परिस्थिति के अनुकूल होता है, बिल्कुल सही है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, ये भी सही है। तो जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है? तो जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, बिल्कुल सही है। जैव ईंधन परिस्थिति अनुकूल होता है, सही है। और जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी सी डी सही है, ए गलत है। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है कहाँ? अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि भारत के किस भाग में लौटते मानसून के कारण वर्षा होती है? भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए कौन आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बरमूडा नहीं आता, लेकिन सोमालिया आता है, इथोपिया आता है, जिबूती आता है। तो कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? तो बरमूडा नहीं आता, सोमालिया आता है, इथोपिया आता है, जिबूती आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त होती है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट मिट्टी। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त होती है? तो लेटराइट मिट्टी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो 11 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 1983 ईस्वी में किया गया था। तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? 1983 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या देखेगा कि प्रथम में अगर बात करें, प्रथम में कृषि हो जाएगा, प्रथम में कृषि का, और दूसरा में जो है उद्योग का दिया गया, मतलब सेवा अथी दिया गया है, और तीसरा में सेवा का दिया गया है। तो पहला में कृषि, दूसरा में उद्योग, तीसरा में सेवा के क्षेत्र का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किससे पर मापा जाता है? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो 4 का राइट आंसर होगा, 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर दाम होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे धन के निष्कासन के अनिवेष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल इविल कहा था? निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट, मतलब इविल ऑफ ऑल इविल कहा था? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने कहा था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय है, क्या है राष्ट्रीय आय? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। राष्ट्रीय आय क्या है? तो एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। क्वेश्चन नंबर 17 है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन करने में भारत के राज्य क्षेत्र में अपनी न्यायालयों को सुनवाई करने का अधिकार है? निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक जो है ना 2026 तक कोई भी परिवर्तन करने का प्रावधान नहीं किया गया है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्या है? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, ये कब, याद देखिए 84वां कब हुआ था? 2002 में हुआ था, 2002 में, याद रखिएगा, तो ये हुआ था 2002 में हुआ था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 53 में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है, आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार होना आवश्यक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे।
क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, क्या कारण है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. मेहता। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरुआत हुई थी? निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरुआत हुई थी? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा था कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुआ था? 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस का है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो फ्रांस का है। नेक्स्ट है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजराज प्रथम ने करवाया था उड़ीसा का कोणार्क मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक का था, मोहम्मद बिन तुगलक का। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जजिया कहलाता था, जजिया। नेक्स्ट है, शाहजहाँ के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों का विचार कीजिए। शाहजहाँ के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों का विचार कीजिए। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 4, बारबोसा। क्या होगा? बारबोसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख राजबेटकर मतलब हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है? निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख राजबेटकर हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है, गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन से है। गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो रुद्रदामन। क्वेश्चन नंबर 32 पे, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपत है, पशुपत। शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय क्या है? तो पशुपत है। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष की तपस्या के बाद। नेक्स्ट है, भारत में एक क्रांतिकारी होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। भारत में किसी क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स का है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जैन आंदोलन था कौन सा? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन क्या था? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है, गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1937 में हुआ था, 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इथाइल अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? इनमें से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट कोयला। नेक्स्ट है, ग्रेड निम्न में से कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? निम्न में से कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? तो 42 का राइट आंसर होगा 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ब्रिटेन नहीं है, लेकिन कनाडा है, अमेरिका है, मैक्सिको है। तो निम्न में से कौन सा नाफ्टा का सदस्य नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन नहीं है, अमेरिका है, मैक्सिको है, कनाडा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन रक्त कोष मतलब ब्लड बैंक मिलाकर रखा जाता है? इनमें से कौन सा रसायन रक्त कोष ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
बी और सी, सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रोट। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष ब्लड ब्लैक में मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रोट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हरितगृह गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हरितगृह गैस नहीं है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन कार्बोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सभी हरितगृह गैस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना के पीछे बनता है। याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। क्वेश्चन नंबर है 46, भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक स्थिर ऊंचाई पे घूमता है, ये बिल्कुल सही है। तो भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक स्थिर ऊंचाई पे घूमता है, ये सही है। ये इसमें गलत क्या है? किसी भी ऊंचाई पे घूमता है, ये गलत है। ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पे निर्भर करता है, नहीं करता है। ध्रुव की ऊंचाई पर घूमता है, ये भी गलत है। इसमें यह एक स्थिर ऊंचाई पे घूमता है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है, उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। क्या होगा इसका आंसर बताइए? यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो इसका 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चाल। क्या होगा? चाल। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलेगी तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पर्श और तथा उल्टा होता है। किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? स्पर्श और तथा उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि जल विद्युत का उत्पादन इनमें से किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन इनमें से किस सिद्धांत पे काम करता है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होगा 1 और 2, गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा पे और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे। जल विद्युत का उत्पादन इनमें से किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है, तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है किस में रूपांतरण करता है? तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरण करता है। अब आइए स्मरणीय तत्व पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है। स्मरणीय तत्व बोल रहा है कि भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किया था वास्को डी गामा। कब किया था? 17 मई 1498 को कालीकट में किया था। तो भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट में किया था। नेक्स्ट टॉपिक भाई, इसमें बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था किसने? और फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने लागू किया था। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किसे गोवा जीता था? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह 1510 ईस्वी में जीता था। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? तो यूसुफ आदिल शाह 1510 ईस्वी में। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? कोचीन में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला? कोचीन में। और डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला? मसूलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी तो मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट है, जहांगीर द्वारा अंग्रेज को भारत का व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी गई थी सूरत में। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी गई थी सूरत में। आगे बोला, डचों एवं अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। आगे बोल रहा है, फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य बंदीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य बंदीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में हुआ था। नेक्स्ट है, मुगल दरबार में आने वाला पहले अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस 1609 में आया था। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। कब आया था? 1609 में आया था। गोलकुंडा के कुछ सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 में। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 में। नेक्स्ट है, सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया कब? 1615 ईस्वी में। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ कि पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहाई में दिया था। याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को
कौन सा शहर दहेज में दिया था? तो बम्बई जो है ना दहेज में दिया था। कब? ये 1661 में दिया था। और उसके बाद क्या किया? चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिला। उसका चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दे दिया 1668 में। मतलब पुर्तगाली दिया चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में 1661 में। और उसको क्या करता है, जस्ट 7 साल बाद क्या करता है कि चार्ल्स द्वितीय बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर देता है 1668 ईस्वी में। नेक्स्ट है विदेशी कंपनी स्थापना वर्ष है। कौन था? विदेशी कंपनी का स्थापना कब हुआ था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1698 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1698 में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब? 1600 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में हुआ था। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 में हुआ था। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ था। क्या है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1698, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 के बीच हुआ था। इसी समय ए ला सापला की संधि हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 के बीच हुआ था। इस समय ए ला सापला की संधि हुआ था। अगला है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ये हुआ था 1749 से 54 के बीच हुआ था। इसमें पांडिचेरी की संधि हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 54 के बीच हुआ था। इसमें पांडिचेरी की संधि हुई थी। नेक्स्ट है तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये हुआ था 1756 से 63 के बीच हुआ था। तो पहला 1746 से 48, दूसरा 49 से 54, तीसरा बोलेगा तो 56 से 63 में हुआ था। और ये इस समय पेरिस की संधि हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 से 48, द्वितीय तो 49 से 54, तृतीय बोलेगा तो 56 से 63। पहला में ए लापला से सापला की संधि, दूसरा पांडिचेरी, तीसरा पेरिस की संधि। नेक्स्ट है युद्ध है वर्ष है संधि है गवर्नर जनरल है। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1767 के बीच हुआ था। इसमें कौन सा संधि हुआ था? मद्रास की संधि हुआ था। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध 1767 के बीच हुआ था। इसमें मद्रास की संधि हुआ था। और द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1780-84 के बीच हुआ था। इसमें मैंगलोर की संधि हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स इसमें गवर्नर जनरल थे। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1780-84, मैंगलोर की संधि, वारेन हेस्टिंग्स। और तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध बोलेगा तो 1790 से 92, सिंगरपट्टनम की संधि और लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। तो तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 92, सिंगरपट्टनम की संधि, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। आगे बढ़ा चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इसमें संधि नहीं दिया हुआ है, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। तो चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। और इसमें चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में हुआ था। 1799 में हुआ था। तैयार रखिएगा। चतुर्थ आंग्लो मैसूर, प्रथम आंग्लो मैसूर 1767 से 69, और दूसरा बोले 80 से 84, तीसरा बोले 89 से 92, चतुर्थ बोले 1799 में हुआ था चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध। तो सेट नंबर जो है 26 कंप्लीट हो गया है। सेट नंबर 25 और 26 दोनों कंप्लीट हो गया है। तो यार इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आप चाहते हैं इसका PDF प्राप्त करने के लिए, PDF चाहते हैं और इसका टेस्ट देना चाहते हैं, तो इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और जितना हो उसके उतना रिवीजन कीजिए। वीडियो को बार बार देखिए, अपने याद हो जाएगा। और जितना, और शाम में 6:30 बजे डेली टेस्ट होता है, शाम में 6:30 बजे डेली टेस्ट दीजिए। तो दोनों का लिंक और एक करेंट अफेयर्स ग्रुप है, तीनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कि वीडियो खराब लगा, अच्छा लगा, जो भी लगा आपको मन में आप जरूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए। और सेट नंबर 27 जो है 24, 25, 26 हो गया है, और सेट नंबर 27 कल कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।